हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम लोग ने क्या अर्निंग नहीं क्या हम लोग अर्न कर लेते हैं, वो हो सकता है वो बिजनेस से रहे, हो सकता है वो जॉब से रहे, या फिर अदर सोर्सेज से कोई भी अगर हमें अर्निंग होती है, उस अर्निंग को हम लोग कहाँ पे नहीं क्या सेविंग करना चाहिए, कितना अमाउंट कहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कितना अमाउंट हम लोगों ने नहीं किया एक्सपेंस करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको काफी यूजफुल और नया नॉलेजेबल देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते समझने करते फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी उसके पहले देखते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं मनी की ग्रोथ करने के लिए। जो भी हमारे पास जो सेविंग रहता है उस सेविंग को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग फ्यूचर प्लानिंग, जो भी हमारा कोई टारगेट होता है, एजुकेशन हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन नहीं किया, अच्छे हाई स्कूल में अगर डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नहीं क्या करते हैं, कार लेना है, ठीक है, हाउस लेना है, जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है महंगाई। इन्फ्लेशन के लिए भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई चीज नहीं क्या 10 रुपीज की क्या होता है 20 रुपीज हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 रुपीज से महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे कि लास्ट नहीं क्या आपने देखा होगा, टोमेटो और नहीं क्या प्याज के रेट्स क्या हो गए थे, अचानक से बढ़ गए थे। वो क्या था, महंगाई था। हम लोग पेट्रोल के दाम की अगर बात कर ले तो पेट्रोल नहीं क्या 75 से डायरेक्ट नहीं क्या हुआ 100 रुपीज हुआ, ये क्या हमारी महंगाई है। वैसा ही हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ ये इन्फ्लेशन जो रहता है इफेक्ट करते रहता है, तो हमें वो चीज देखना जरूरी होता है। तो इन्फ्लेशन आप लोगों ने देखा है, समझने की कोशिश भी की है कि क्या होता है जो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। 10 रुपए की चीज क्या होता है 20 रुपए में होती है। बट इसका डायरेक्ट हमारे नहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है। तो देखो गाइस, कोई अगर आपने नहीं किया कपबोर्ड में 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया है 100 रुपए, 100 रुपीज यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, कपबोर्ड में नहीं किया, स्टोर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपने नहीं किया 100 रुपीज को नहीं किया कपबोर्ड में रखा है, उसको नहीं किया हम लोगों ने नहीं किया 2025 में नहीं रखा था, और उसको हम लोगों ने 2026 को निकाल दिया। एक साल बाद नहीं किया उस नोट को जो हम लोगों ने नहीं किया कपबोर्ड में रखा था, उसको अगर हम लोग निकालते तो उस रुपीज की 100 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू होगी उसकी कम। कितना, 94 95, मैं यहाँ पे राउंड अप करता हूँ 95, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन में समझ के चलता हूँ यहाँ पे 5% है, जैसे कि अभी नहीं किया 3% 4% की नियर बाय चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 5%, समझने के लिए अच्छा रहेगा, इजी एग्जाम्पल रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 95 नहीं क्या रहेगा उस रुपीज की वैल्यू होगा। मतलब 100 रुपए रखा है आपने तो उसकी वैल्यू कम हुई। मैं रुपीज की बात नहीं कर रहा, 100 की नोट है 100 ही रहेगी, पर उसका जो वैल्यू रहेगा वो कम होगा। मतलब क्या जी, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग समझते हैं और अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई चीज अगर आप नहीं क्या आज लेने जाते हो तो 100 रुपए की मिलेगी, नेक्स्ट ईयर 2026 को लेने जाओगे 105 की मिलेगी। मतलब गाइस यहाँ पे 5% से क्या महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई अगर बढ़ जाती है तो रुपीज की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कम होती रहती है गाइस, समझो बात को। और यहाँ पे देखते समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप यहाँ पे इफेक्ट कैसे होता है इन्फ्लेशन का, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया एफडी में और आपको 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब आपको 7,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब एक साल बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख और 7,000 आपका इंटरेस्ट, मतलब 1,07,000 मिलेगा। क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट 7,000 से ग्रो हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन्फ्लेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे हम लोग माइनस करने वाले हैं। तो कितना, 5%, मतलब कितना 5,000, मतलब मात्र 2% से आपकी ग्रोथ हो चुकी है। आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कितने से हुई है, मात्र 2% से। तो ये नाइंसाफी है। ठीक है, ये क्या है हमारे साथ, नाइंसाफी है। तो गाइज हम लोगों ने ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे हमारे देश का जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों को अगर प्लस कर दो
जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उतना मिनिमम होना चाहिए। आई होप सो कि आपको इन्फ्लेशन समझ में आए। हम लोग आगे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन राउंड अप हम लोगों ने 5% लिया। ठीक है, और यहां पे देखिएगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 6 समथिंग है। मैं यहाँ पे नहीं राउंड अप करता 7%, मिनिमम 12%। हम लोग ऐसे जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे मिनिमम हमें कितना मिल रहा है, 12% मिलता है। ऐसे जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो जैसे मेरे देश का ग्रोथ हो रहा है वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का भी ग्रोथ हो रहा है। मैंने अभी वर्ड यूज किया देश का ग्रोथ। देश का ग्रोथ मतलब क्या है? हम लोग बात करें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हमारे देश में जो भी प्राइवेट नहीं क्या इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद नहीं क्या प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब करने के बाद हमारे जीडीपी निकल के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड से अगर मैं बोल दूं मेरे देश की इनकम। जैसे मेरे देश में नहीं क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। क्या ग्रोथ हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोगों के पैकेजेस सैलरीज बढ़ रही है। वैसा ही मेरे इन्वेस्टमेंट का भी ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? मिनिमम 12% मिलना चाहिए। ऐसी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो जैसे मेरा ग्रोथ देश ग्रो करेगा वैसा मेरा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो मिनिमम 12% मैंडेटरी है। ठीक है, इतना मिनिमम हमें मिलना ही चाहिए गाइस। आगे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से नहीं कि हमें इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एफडी, इंश्योरेंस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, आर्टेक एंटीक, लैंड, बॉन्ड, डिबेंचर, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, सुकन्या योजना एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जनरली हम लोग इसी निकिया प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते गए। इसमें जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आज अगर मैं 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 2035 में आफ्टर 10 ईयर मेरा रिटर्न कितना होने वाला है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, इसके बारे में आज मुझे पता होना जरूरी है। चलो गाइस समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पे देखो गोल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी के माध्यम से। सिल्वर, सिल्वर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डायमंड, एफडी, एफडी के बारे में भी हम लोग करें। इंश्योरेंस के बारे में भी हम लोग केस स्टडी में करेंगे। ये भी केस स्टडी में हम लोग बात करने वाले। यहां पे देखो बॉन्ड, बॉन्ड कितना रहता है? 7% एंड 8%। ठीक है, डिबेंचर क्या है? डिबेंचर में 9%, 10% रिटर्न मिलेगा। फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट ये टॉपिक है, आगे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी आगे में टॉपिक है, इसके बारे में आगे में बात करेंगे। सुकन्या योजना, सुकन्या योजना लोगों का फेवरेट है। कितना मिलता है? 8%, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग है, मैं 8% ले रहा हूँ। 12% से ये कम ही है गाइस, समझो बात को। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 8% अगेन, ये कम है गाइस। 12% चाहिए, कम है। समझदार हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर। ठीक है, हम लोग केस स्टडी के माध्यम से भी समझते हैं और आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हो समझने की कोशिश करते हैं। मिनिमम 12% हमें जरूरी होता है। और मैं केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने 1980 में 1980 में अगर मैंने नहीं किया 10,000 इन्वेस्ट किया होगा, 45 ईयर अगो अगर मैंने 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया होता गोल्ड में, तो 1 ग्राम की कीमत 130 रुपए हुआ करती थी। तो मैंने अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो मुझे 77 ग्राम मिला होता और ये मैं लॉकर में रख दिया होता। और 2025 में डायरेक्टली मैं उस निके लॉकर से निकल अगर गोल्ड को निकालता तो आज की वैल्यू है 13,000 पर ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 77। तो गाइस नियर अबाउट इट 9 लाख, 9 लाख 10 लाख के नियर बाय आएगा। मैं यहाँ पे 9 लाख कर रहा हूँ। ठीक है, कितना कर रहा हूँ? 9 लाख, मतलब एक हम लोग राउंड अप कर लेते। ठीक है, 10 लाख। मतलब जिस पर्सन ने 1980 में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू आज 10 लाख। और भी आगे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000, 10,000, ठीक है,
तो यहाँ पे 7%, 8%, 9% मिलता है, ठीक है। उस हिसाब से 6 लाख इनफ, उससे ज्यादा नहीं, इतना ही मिला, 5 to 6 लाख। अगर आपने LIC जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, हाँ ठीक है, मनी बैक प्लान सबसे बेकार, 5% to 6% मिलता है, जो कि आपका इन्फ्लेशन ही होता है। मतलब 10,000 का कितना मिलेगा, राउंड अप अगर करते 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो, 1,50,000। आगे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लैंड में अगर मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर में 1980 में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, तब मुझे 10,000 में 2,000 स्क्वायर फुट का मुझे प्लॉट मिल जाता। आज उसकी वैल्यू 2,000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय आज का रेट में यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 6,000 पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे 1.2 CR। अगर मैं इसको भी अगर नहीं क्या बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ, 2 CR भी कर सकते हो। जिस किसी को यहाँ पे नहीं क्या कंफ्यूजन आता है, सर यहाँ पे नहीं 1.2 CR नहीं 2 CR हो सकता है, चलो यहाँ पे हम लोग 2 CR भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 की वैल्यू 1 CR से लेके 2 CR तक बढ़ रही है। इसका मतलब है गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, लैंड ने दिया है। और लैंड कब से बढ़ रहा है, 2002 से लेके लैंड के प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल वर्ड में बोल दूं, 1998 के बाद लैंड के प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। 2007-8 तक अच्छे खासे बढ़े, उसके बाद नहीं क्या स्टेबल हो गया 2014 तक, उसके बाद और बढ़ गया, फिर 16 के बाद नहीं क्या स्टेबल हो गया, दान अगेन अभी बढ़ना स्टार्ट हो गया। गाइस समझो बात को, लैंड, ठीक है। अगर यही लैंड अगर नहीं क्या आपने क्या प्रीमियम लोकेशन पे अगर करते हो तो उसकी वैल्यू 5 CR के ऊपर होती है, प्रीमियम लोकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, जिसको हम लोग SIP कहते हैं, ठीक है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको SIP के बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग ये म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ पे और भी देखते हैं, अगर 10,000 अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता म्यूचुअल फंड में, उसकी वैल्यू आज 1.5 CR से लेके 2 CR के नियर बाय, मतलब जितना लैंड ने दिया है उतना ही म्यूचुअल फंड भी देता है। समझ में आ रहा है। अभी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में। तो अगर शेयर मार्केट में डायरेक्ट अगर स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, कितना अमाउंट 10,000, आज उसकी वैल्यू कितनी होती। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं विप्रो का। विप्रो में कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विप्रो में कितना रिटर्न मिला। तो विप्रो का IPO आया था 1980 में, जब उसकी प्राइस थी 100 रुपीज और शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 100, ठीक है। मतलब 10,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, ठीक है, उस टाइम नहीं क्या 10,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उस टाइम 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद आज की जो वैल्यू निकल के आ रही है ये कुछ इस तरीके से है, 1,500 करोड़। यस राइट, 10,000। ये रियल एग्जाम्पल है, ठीक है। आप चाहे तो आप चार्ट GPT को पूछ सकते हो, AI को पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। विप्रो ने इतना रिटर्न दिया है, ठीक है। हम लोग आगे में बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उठा के निकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आगे में ये भी बात करेंगे कि कौन से कंपनी लॉस मेकिंग है, कौन से कंपनी है, और प्रॉपर प्लानिंग कैसे किया जाता है शेयर मार्केट के बारे में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, पर ये कैसे बढ़ा है मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि विप्रो में 100 रुपीज का शेयर होता है और आपकी प्राइस भी कितनी थी 100 रुपीज, ये प्राइस है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी है। कंपनी ने बोनस दिया 1:1, मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर 100 शेयर थे तो 100 शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मतलब आपके पास 200 शेयर्स होंगे और प्राइस क्या हो जाएगी, जिस रेशो से नहीं क्या डिवाइड हुआ है उसी रेशो से क्या होगा, प्राइस भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो फिर से कंपनी ने 1985 को नहीं क्या बोनस दिया, 200 थे, 200 मिल गए, मतलब 400 हो गए, और यहाँ पे प्राइस कितना होगा 25। डन। अगेन यहाँ पे स्प्लिट हुआ है। ऐसे कर करके जिस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब 100 रुपीज प्राइस थी, सॉरी 100 नंबर ऑफ शेयर्स थे, आज मेरे पास कितना है 5, यहाँ पे देखो 5 CR नंबर ऑफ शेयर्स, और प्राइस कितनी है, जो भी करंट प्राइस होगी यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो विप्रो की प्राइस कितनी है, ठीक है, विप्रो की प्राइस कितनी है यहाँ पे देखिएगा 244, तो नियर अबाउट ये 1500 करोड़ के नियर बाय आता है। ठीक है गाइस, इतना विप्रो ने रिटर्न दिया है। वैसा ही नहीं क्या इन्फोसिस ने भी रिटर्न दिया है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे देखो बोनस 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 कर करके कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बट गाइस ऐसा और भी कंपनी रिटर्न दिया है। इन्फोसिस हो गया है, पैंटालून हो गया है, सिप्ला हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाइटन, पिडिलाइट, ठीक है, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मदरसन सुमी, रिलायंस, एमआरएफ, ऐसे बहुत सारे कंपनी ने रिटर्न दिया है। लास्ट नहीं क्या 15 ईयर में कौन कौन से कंपनी रिटर्न दिया, दीपक नाइट्रेट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया है, एस्ट्रॉल हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया, हैवल्स, सुप्रीम इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बोली क्या आप, रिलैक्स हो गया, सेरा हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी ने रिटर्न दिया है गाइस। ठीक है, बहुत सारे कंपनी यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न दिया है। बट ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा बनता है, बहुत सारे कंपनी ने लॉसेस भी किए, लोगों के पैसे डुबाए गए। सुजलॉन हो गया, जस्ट डायल हो गया, एस बैंक, ये पहले काफी ज्यादा लोगों के पैसे डुबा चुके हैं। ठीक है, 400 का शेयर डायरेक्ट नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, 20-22 रुपए में देखने को मिल रहा है। लोगों के लिटरली पैसा डूब चुका है, लोगों को लॉस हो चुका है। रिलायंस पावर लॉस हो चुका है, पेटीएम लॉस हो चुका है, जोमेटो, सर जोमेटो तो काफी अच्छा चल रहा है अभी, बट लोगों के पहले पैसे डुबाए हैं, दान अगेन अभी बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब लॉस मेकिंग कंपनी है। जब भी हम लोग कभी लॉस मेकिंग कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस रहेंगे कि लॉस होने की ही। तो ऐसे हमें कंपनी को नहीं क्या हमें देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं क्या देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी में पोटेंशियल चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से था। ठीक है, तो ये मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी में यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितना रिटर्न्स हमें मिल सकता है। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा, तो आप लोगों ने देखा है, समझने की कोशिश की है कि शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है एज कंपेयर टू लैंड, म्यूचुअल फंड डन ऑल। यहाँ पे आप लोगों को मैं और भी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो यूनो मिंडा, अगर इस कंपनी में अगर आपने लास्ट 15 ईयर में, ठीक है, लास्ट 15 ईयर में, लास्ट 15 ईयर मतलब क्या है, 2010, 2010, ये देखिएगा 2010 में इस शेयर की प्राइस 7 रुपीज थी, हाँ 10 रुपीज थी, सॉरी। ठीक है, 10 रुपीज, कितना, 10 रुपए। अगर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट अगर कर पाते हो कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता, कितना, 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए, एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलते हैं 10,000, और आज की प्राइस कितनी है 1300, मल्टीप्लाई बाय 1300। ये पिछले ये पिछले 15 सालों में, अगर आप 15 सालों पहले, पिछले 15 सालों पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख, उसकी वैल्यू आज 1.30 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब 1 लाख का 1 करोड़ 30 लाख यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है यूनो मिंडा में। ये रियलिटी है। तो गाइस शेयर मार्केट में पैसा बनता है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अच्छे कंपनी में चाहिए जहां पे नहीं क्या प्रॉफिटेबल नहीं क्या कंपनी हो सकती है। आप यहाँ पे अगर नोट डाउन करिएगा, डिमार्ट की अगर मैं प्राइस करो 600 रुपए प्राइस थी, ये कब थी 600 रुपए प्राइस 2017 में, और आज प्राइस देख लो, मतलब 8 ईयर पहले इस 600 प्राइस थी, आज नहीं क्या 4000 है। मतलब क्या है,
कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते 5 टाइम्स एज अ 8 ईयर, 8 ईयर में कितने 5 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। सीडीएसएल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सीडीएसएल का जो आईपीओ आया था ये आया था 2017 में। आज 1600 रुपये प्राइस है। इसकी जो प्राइस लिस्टिंग प्राइस थी 122, मतलब नियर अबाउट नहीं क्या 100, हाँ 150, और यहाँ पे देखो 1600, मतलब 10 टाइम्स 8 ईयर, 8 सालों में 10 टाइम्स यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पीआई इंडस्ट्री, गाइस यहाँ पे भी देखो, ठीक है, पिछले 10 सालों की अगर मैं बात कर लो 2015 500, अभी कितना है 7 टाइम्स। गाइस अच्छे कंपनी अच्छा रिटर्न देगा, यहां से हमारी इकोनॉमी और भी ग्रो करने वाली है, तो हमारे शेयर की प्राइस भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। देखिएगा पीडीलाइट, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा कंपनीज और इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा और आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे देखो काफी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, काफी अच्छा ऊपर गया और इसके ऊपर और भी जा सकता है, इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा। सेरा, ठीक है, उसके बाद देखो और भी देखते टीवीएस मोटर, ठीक है, जब जब ये बॉटम साइड में आया है गाइस तब तक इसने इसमें बाय किया जाता है। ठीक है, जब जब बॉटम साइड में आता है बाय किया जाता है और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे देखो पोलीकैप काफी अच्छा, शानदार, इन्फोसिस, टाइटन, यहाँ पे देखो टाइटन, ठीक है, इन्फोसिस, ये सब कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है गाइस, लोगों के पैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें प्रॉपर नहीं कि शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें प्रॉपर नॉलेज लेके प्रॉपर कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल सब कुछ चीज चेक करके हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गाइस, तो ही हमें रिटर्न मिल सकता है, अदरवाइज नहीं क्या हम लॉस में चले जा सकते हैं। आई होप सो इतना कुछ मैंने जो बोला है एक कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें देखना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में हम लोगों ने बात की। तो हम लोगों ने बात की इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गोल्ड में, एफडी में और इंश्योरेंस में कितना रिटर्न मिलता है, लैंड में कितना रिटर्न मिलता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मेरी इनकम अगर 50,000 है, अगर मेरी इनकम अगर 50,000 है, मंथली सैलरी मेरे 50,000, तो मैं खर्चा कितना करूंगा। जनरली जो पर्सन 50,000 रुपए कमाता है वो 30,000 तो खर्चा कर ही लेता है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं आपको एवरेज एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज खर्चे मतलब कैसा है कि कोई पर्सन अगर नहीं क्या लास्ट मंथ अगर 25,000 अगर खर्चा कर रहा होगा तो उसके पिछले महीने कितना कर रहा होगा 30,000, उसके पिछले महीने 35, उसके पिछले महीने 20, उसके पिछले महीने 40, एज अ करंट मंथ यहाँ पे हम लोग लेते हैं 30। ऐसे एवरेज खर्चे हमें पिछले 6 महीने में लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 180 30, तो हमें एवरेज खर्चा कितना आ रहा है 30,000, 30,000 रुपये यहाँ पे एवरेज एक्सपेंसेस निकल के आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है एज अ डिमैट अकाउंट, सॉरी सेविंग अकाउंट, हमें 3 अलग अलग कंपनी में नहीं क्या सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक अकाउंट में आपकी जहां पे नहीं क्या सैलरी आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जो सैलरी आपकी आती है, सैलरी अकाउंट, ठीक है, और एक रहेगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक रहेगा तुम्हारा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऐसे 3 अकाउंट आप बना सकते हो और ये होना ही चाहिए, 3 सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो बात करेंगे डिटेल में कि यहाँ पे हमें सेविंग अकाउंट कहाँ पे होना चाहिए, कैसे अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सैलरी अगर मेरी आ रही है तो यहाँ पे हमारे 50,000 की सैलरी आ रही है, तो 50,000 में से जिस दिन आपकी सैलरी आ रही, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 1 नवंबर को आपकी सैलरी आ गई, आप क्या करोगे 1 नवंबर को ही क्या करोगे, ये जो अमाउंट है 30,000 एवरेज एक्सपेंसेस यहाँ पे सी अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बी अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर करना है सेम डे। ऐसा ही क्यों,
क्योंकि जो आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है या फिर 5 लाख कमा रहा है, महीने के एंडिंग में उसके पास कुछ नहीं बचता है गाइस, समझो बात, कुछ नहीं बचता, नील। ठीक है, तो इसीलिए आपको 3 अकाउंट में फंड को डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने डिसीजन तो ले लिया कि हमें 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, पर कहाँ करेंगे? स्वप्निल सर ने पढ़ा दिया कि बहुत शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से पैसा बनता है गाइस, ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि लॉस भी हो सकता है। तो कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पहले भी हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर 20,000 है उसको भी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 100 - एज एक किताब में से एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपकी एज 7 सॉरी आपकी एज अगर 30 ईयर है, 30 ईयर है, 30 साल है, तो 100 - 30 मतलब 70% आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, अच्छे सुन लो। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में। अगर आपके पास अगर अच्छा सा नॉलेज है, ठीक है, आपको फंडामेंटल आता है, आपको टेक्निकल आता है, तो ही आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो गए, और म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, आगे में बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 20,000 से निकला 14,000, 20,000 में से 40,000 हम लोगों ने डायरेक्ट निकला म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे निकला कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट शेयर मार्केट में डालेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं आगे की। रिमेनिंग 6,000 क्या करना है? अच्छा, ये 40,000 में ध्यान रखिए, यहाँ पे तुम्हारा ईएमआई वगैरह सब आ गया। ठीक है, सब आ गया। ठीक है, सॉरी, ये 30,000 में तुम्हारा ईएमआई वगैरह सब आ गया। अगर आपका ईएमआई ज़्यादा होगा तो आपका सेविंग भी कम आएगा। ठीक है, तो ये ईएमआई वगैरह सब नहीं क्या माइनस करके ही है सेविंग। तो सेविंग का जो अमाउंट रहेगा उसमें से नहीं क्या 100 - एज करना, जो भी अमाउंट रहेगा वो आपका म्यूचुअल फंड में जाएगा, या फिर नहीं क्या आपके डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा 6,000, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना वेरी इंपॉर्टेंट। आज के आज के डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे सबसे पहले नहीं क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर। हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अभी तो टैक्स फ्री भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक अगर आप 25 लाख का अगर लेता हो तो 9-10 हज़ार तक मिल जाता है साल का। मैं यहाँ पे 9-10 हज़ार की बात कर रहा हूँ, मतलब एक राउंड अप लेते हैं हम लोग 900 रुपये पर मंथ। ठीक है, 900 रुपये। उसके बाद और आपको लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या है, मैं एलआईसी की बात नहीं कर रहा, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या, अगर मुझे अगर कुछ हो जाता, मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, तो जो भी पैसा मेरे फैमिली को मिल जाए उसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। अगर मुझे कुछ ना हो जाए तो उसका 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। उसमें भी नहीं एक छोटा सा अमाउंट रहता है टर्म इंश्योरेंस प्लस नहीं क्या मनी बैक, तो वो मत लेना, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना, प्योर टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, अगर प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो वो भी नहीं क्या 15,000 तक आपको मिल जाता है। मतलब महीने का अगर हम लोग करते तो 1,200 रुपये पर मंथ। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 1,100 रुपये ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2,000 यहाँ पे चले गए। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, बाकी का आपका रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, तो उसमें से 4,000 को आपको लिक्विड फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं क्या नेचुरल नहीं क्या इमरजेंसी आ जाती है, मतलब सडनली कुछ हो जाता है, आपको पैसे की जरूरत है, बच्चे की स्कूल की फीस होगी, या सडन कोई क्लास लगाना है, या फिर वॉट एवर बायकोसाठी काही घ्यायचं असेल, वॉट एवर, ये कुछ भी अगर खर्चा आते तो 4,000 आपके पास लिक्विडिटी फॉर्म में होना जरूरी होता है गाइस। तो 4,000 लिक्विडिटी फॉर्मेट में रखना। ओके, तो इन केस आपको जरूरत रहेगी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग नहीं कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे और एक चीज नहीं याद रखना, आपने ये 14,000 है ना, ये 14,000, इसमें से आप नहीं क्या म्यूचुअल फंड करोगे या फिर डायरेक्ट शेयर करोगे। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो ये फ्यूचर फंड होगा,
इसमें से 15%, मैं बात कर रहा हूं 15%, 15% आपको गोल्ड डीटीएफ लेना है। गोल्ड डीटीएफ एक्सचेंज ट्रेंड फंड, ठीक है। मतलब कितना, 2000 किस में जाएगा, गोल्ड ईटीएफ में जाएगा, और उसके बाद जो रहेगा 12,000 उसमें से नहीं क्या 3-4 नहीं क्या म्यूचुअल फंड में नहीं क्या डाइवर्सिफाई करके रखो, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में रहेगा, ठीक है। एज एज के हिसाब से करना। अगर आपकी एज नहीं क्या 50 ईयर अबाव है तो आप नहीं क्या स्मॉल कैप में मत जाइएगा, मिड कैप और लार्ज कैप में जाइएगा। इस तरीके से आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये गोल्ड ईटीएफ में 2000 क्यों डालना है। क्योंकि जब भी निकल सडनली अगर कुछ मार्केट निकल क्रैश हो जाता है, मार्केट डाउन साइड जाता है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आपके जो फंड है उसको बैलेंसिंग करने का काम होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं फिर से नहीं किया म्यूचुअल फंड के क्लास में नहीं किया, आपको डिटेल में बात करूंगा। ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते। अगर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर, ईटीएफ के ऊपर नहीं किया, आपको कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, मैं और भी नहीं किया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग डाइवर्सिफाई किया जाता है, ठीक है। चाहे तो आप नहीं क्या यहाँ पे जो 4000 है इसमें से आप पीपीएफ ले सकते हो, गोल्ड में डाल सकते हो, है ना, इसमें भी कर सकते हो गैस। तो इस तरीके से नहीं क्या डाइवर्सिफिकेशन होना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है गैस, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से नहीं क्या प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आज ही नहीं क्या आपने क्या एक पेन और एक कागज लीजिएगा और वहां पे कैलकुलेट कीजिएगा आपकी सैलरी कितनी है, कितने खर्चे होने वाले हैं, उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से प्रॉपर प्लानिंग आप लोगों को करना है। अगर कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो अगर आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।